अस्सलामुअलैकुम। इजी शिफा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सलमा कौसर। व्यूअर्स, हम डॉक्टर्स के साथ मुख्तलिफ बीमारियों से मुतालिक तो बात करते हैं, लेकिन बीमारियों के अलावा मेडिकल से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों का जानना भी ज़रूरी है, उन पर बात करना भी ज़रूरी है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। PMDC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ समेत बहुत से इदारों के साथ की पोजीशंस पर काम कर चुके हैं डॉक्टर सुहेल कलीम हाशमी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आप शॉर्टली अपना प्रोफाइल बताइएगा, उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कि मैं निश्तर का ग्रेजुएट हूँ। 1980-81 में मैंने ग्रेजुएट किया था और उसको शॉर्ट करते हुए कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ मैं 1985 से हूँ और इस्लामाबाद में मैं 92 से हूँ। तो ये थोड़े से अदारे हैं इस्लामाबाद में कि मैं पोली क्लिनिक का DMS भी रहा, मैं पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री में रहा, मैंने डायरेक्टर था, मैं नेशनल मैनेजर था एनवायरमेंटल हेल्थ का WHO में, और उसके बाद आई एंडेड अप एज सेक्रेटरी PMDC एंड रजिस्ट्रार PMDC। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कोई भी बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मसला बताते हैं, इलाज हो जाता है, लेकिन एक डॉक्टर बनता कैसे है, रेगुलेट कौन करता है इन चीज़ों को, फिर ट्रेनिंग्स किस तरह से होती है? इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये कहना कि हमारा ट्रेनिंग मटेरियल पेशेंट्स हैं और ट्रेनिंग मटेरियल पेशेंट्स को गिनी पिग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, इनका आप देखें कि इनके हॉस्पिटल्स ही नहीं हैं प्रॉपर। इन्होंने उतनी फैसिलिटीज़, आप शिफा में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है हेल्थ केयर के हिसाब से, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके बच्चे प्राइवेट मरीज़ के पास जाके अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड, हर मरीज़ हमारा ट्रेनिंग मटेरियल नहीं होता। हमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस चाहिए होते हैं कि जो 10% आप समझें कि जितने एडमिशन पेशेंट होते हैं उनमें से वो टीचिंग मटेरियल वाले निकलते हैं, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में हैं तो कौन उनको देगा? तो फिर साफ ज़ाहिर है या आप कंप्यूटर पे पढ़ेंगे या आप डमीज़ पे पढ़ेंगे, आप ये सिर्फ किताबें पढ़ेंगे। जो पाकिस्तान का प्राइड थी वो हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी में पूरी दुनिया में, वो यही इन्वेस्टिगेशन पे नहीं बेस्ड थी, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस थी। अब आ गई है कि जी हर चीज़ अगर आपको लैब में करके देनी है तो ये महंगा इक्विपमेंट आपके पास भाई फेरू में भी नहीं है, आपके पास रतो डेरों में भी नहीं है, और आपके पास पेशावर के किसी गांव में भी नहीं है। कि जब ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो वो डॉक्टर कैसे देखेगा? वो उसकी क्लिनिकल असेसमेंट होती थी जो उसकी पेशेंट्स पे ट्रेन होती थी। पल्स फील किए बगैर आप कभी नहीं बता सकते कि पेशेंट की जिस्म की हालत क्या है। अगर आप डमी पे देखें, पल्स तो आ जाएगी, आवाज़ भी आ जाएगी, साउंड भी आ जाएगी, लेकिन पेशेंट के एग्जामिनेशन पे हमें जो ट्रेनिंग दी गई थी जब हम 80s 70s में और 80s में जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं, वो बगैर इन्वेस्टिगेशन के 70 to 80% डायग्नोज करते थे। अब इन्वेस्टिगेशंस पे सोफिस्टिकेशन आ गई है, कैलिब्रेशन ठीक नहीं हुई, गलत रिजल्ट आ रहे हैं। आज भी देखें गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन तक, अगर क्रिमिनल हद तक गलत रिपोर्टें आनी शुरू हो गई हैं तो स्टैंडर्ड गिरा है एजुकेशन का। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जैसे जो आम लोग हैं जिनका मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं है, उनको तो हमेशा ये तासुर दिया जाता था, या हमने हमेशा यही देखा या सुना कि जब एक मेडिकल का स्टूडेंट MBBS करके निकलता है या अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलता है तो उसके बाद वो हाउस जॉब करता है। क्या उस हाउस जॉब के दौरान उनको उनके काम की सैलरी मिलती है, या उनको जिस तरह आपने बताया कि वो पेशेंट्स हैंड ओवर कर दिए जाते हैं कि अब आप इनको देखें, और उनमें से मोस्टली उनके ट्रेनिंग मटेरियल नहीं होते? देखें, जो टीचिंग है वो डिफरेंट आर्ट है, जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है, और ये जब प्रैक्टिकल करने आता है, अगर आप मुझसे पूछें तो जो कुछ पढ़ाया जाता है वो हाउस जॉब के दौरान बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पे काम करता है, अदरवाइज़ वो उसको फ़ायदा नहीं देता। कि मेडिसिन देते हुए अगर एक डॉक्टर को ये पता है कि इस मेडिसिन ने जिस्म में जाके किस रास्ते से बाहर आना है, कि इसको लीवर ने मेटाबोलाइज करना है या किडनी ने एक्सक्रीट करना है या GIT सिस्टम में डाइजेस्ट होना है, और वो उधर उसके या किडनी कंप्रोमाइज़ हैं या लीवर कंप्रोमाइज़ हैं, तो वो मरीज़ को मारेगा। तो इसलिए उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज, ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसके बगैर उसको पता नहीं चल सकता। फिर यह है कि पेशेंट के एग्जामिनेशन पे यहाँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारी और बाहर की सिर्फ पुअर है, कि हम जाके मरीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, उसको बताते नहीं हैं कि कैसे देखना है।
मरीज़ की किस साइड पे खड़ा होना है, कब। लेकिन ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये अमेरिका और यूरोप का भी प्रॉब्लम है कि वहाँ भी जो ऐसे कॉलेजेस से बच्चे पढ़ के आते हैं उनको ब्लड प्रेशर भी लेना नहीं आता। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अब उसको तीसरा हिस्सा करके USMLE के क्लिनिकल एग्जामिनेशन रखे हैं। उससे पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं होता था, क्योंकि उनको पता चला कि ये बच्चे कंप्यूटर से पढ़ें, जहाँ से पढ़ें, बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जो टॉप रैंकिंग के बच्चे भी थे उनको ब्लड प्रेशर लेना नहीं आता था, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वहाँ होता नहीं था। तो इशू ये है कि सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस से जितना ज़्यादा पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स को एक्सपोजर होगा, ये जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बड़े लोगों के बच्चे हैं ये फॉल बैक करते हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे। क्यों? हाउस जॉब के लिए, कि ट्रेनिंग मटेरियल वहाँ है। कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मेरी इंफॉर्मेशन के अब तक 100% अपने बच्चों को हाउस जॉब भी नहीं दे रहा और उनके पास इतना मटेरियल भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो फॉर्मेलिटी पूरी करें। और वो बच्चे वापस आके सरकार के कॉलेजेस में क्यों करते हैं? सरकार के कॉलेजेस में जो टीचिंग मटेरियल है, जो पेशेंट्स हैं, जो वर्कलोड है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उनका 1/10 भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो कि मॉनिटर होना चाहिए था। क्योंकि जब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और अब कमीशन ने उनकी रिक्वायरमेंट रखी कि आपका 500 बेड है, कभी किसी ने जाके देखा कि उनका लोड कितना है, उनकी बेड ऑक्यूपेंसी कितनी है? वो 10% बेड ऑक्यूपेंसी पे भी नहीं चल रहे होते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि 20-30% तक होंगे, लेकिन उसकी फजिंग भी बहुत होती है। तो इसलिए कि ट्रेनिंग मटेरियल के हिसाब से ह्यूमन बीइंग जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर होगा क्लिनिकल, उतना आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा। तो ये अब जो मर्चेंटाइज शुरू हो गई है, तो आपको बहुत दफ़ा देखना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि अब पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशन किससे पढ़ा हुआ है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप अरफा करीम को ले लें कि ये हमारे बच्चों ने दुनिया में टॉप किया है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं गए, माँ बाप ने पढ़ा के उनको टॉप रैंकिंग दिलवा दी है। उसका मैच ना करें, आपको मेजॉरिटी को देखना पड़ता है। अच्छा सर, कुछ चीज़ें तो आपने बड़ी राइटली आइडेंटिफाई की हैं। जैसे आपने कहा कि लोगों में हमारे अवेयरनेस की भी अभी कमी है। जैसे आपने कहा कि लोगों को देखना चाहिए कि वो किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो कहाँ से क्वालिफाइड है। समटाइम्स ये होता है कि क्योंकि आजकल महंगाई का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लोग ये देखते हैं कि ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जिसकी फ़ीस रीज़नेबल हो। फिर आपने आइडेंटिफिकेशन की बात की, वहाँ पर ये मसला आता है कि पेशेंट क्या कंपेयर करता है, जी ये डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, लगता है इनको बहुत हमारी बीमारी अच्छे से समझ में आ जाती है, उनके पास चले जाते हैं क्योंकि उनको उम्मीद होती है कंपैरेटिवली ये कम टेस्ट लिख के देंगे, खर्चा कम होगा। फिर दूसरी जानिब वो डॉक्टर साहब होते हैं जिनके पास जाए, हाँ जी मेरे सर में दर्द है, ठीक है डॉक्टर साहब ने 4-5 टेस्ट लिख के दे दिए, उनकी फ़ीस भी भारी है, लेकिन एक तबका है जो अफोर्ड कर सकता है। डॉक्टर अच्छा वो है जो मिनिमम टेस्ट लिखे। आप देखें कि बहुत सारे मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई एक अदारा होना चाहिए जिस पे पेशेंट कंप्लेंट करे कि डॉक्टर मुझे इतने सारे टेस्ट लिख के दिए और ये सारे नॉर्मल आए। तो उस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसने इतने सारे टेस्ट लिखे क्यों, कि वो पेशेंट को कॉस्ट कर रहे हैं। तो आप टू द पॉइंट, आप मरीज़ आया है सर दर्द का, अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो आप ब्लड प्रेशर के हिसाब से लिखें। अगर आपका ये ख्याल है कि ब्लड प्रेशर, आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और अगर पेशेंट का कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, कोई उसकी रसौली है, तो न्यूरो सर्जन का काम है उसको, आप हेडेक वाले के बंदे के साथ आप कहें इसका MRI भी कर लें, इसका CT स्कैन भी कर लें, इसका एक्सरे भी कर लें और उसको दुनिया जहान के सारे टेस्ट लिख दें। तो जो अफोर्डिंग पेशेंट है वो तो कहता है जी मैं थारोली इन्वेस्टिगेट हो गया हूँ। गरीब शख्स तो आपको पता ही नहीं होता कि वो क्या बेच के आया है, क्या उधार लेके आया है, या उसकी सिस्टम क्या है। अच्छा सर, ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि ये बड़े महंगे टेस्ट है, MRI CT स्कैन, जिनका आपने नाम लिया, एक आम बंदा करवाता है और समटाइम्स ये नॉर्मल भी आते हैं। मेरे नॉलेज में अभी तक कोई ऐसा इदारा नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा इदारा जहाँ पर कंप्लेन कर सके मरीज़, या लेट सपोज अगर किसी डॉक्टर ने कोई रॉन्ग सर्जरी कर दी है, रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दी है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए कोई फोरम मौजूद है? देखें, वो फोरम है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल सिर्फ एथिक्स देखती थी कि डॉक्टर की ट्रेनिंग में फ़र्क है और उसने नेग्लिजेंस की है तो उसको करता है। बाकी केसेस जाते थे कोर्ट। अब इन्होंने मेडिकल ट्राइब्यूनल बना दिया, वहाँ केस आप ले जा सकते हैं, लेकिन उस मेडिकल ट्राइब्यूनल में जाने के लिए प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इतनी चीज़ें हैं कि वो प्राइवेट आपको वो देते ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस ही नहीं देते। या तो है ना कि जी पेशेंट्स के पास सारा अपना रिकॉर्ड हो और वो जाके दिखाए। देखें, लॉ ऑफ टार्ट्स के तहत सू करना चाहिए डॉक्टर्स को।
कि जी ये देखें कि इसने इतनी कॉस्ट, इतने वो कराए हैं। बाहर बहुत भारी इंश्योरेंस होती है डॉक्टर्स की निगलिजेंस की वजह से, और इंस्टीट्यूशन उनको प्रोटेक्ट नहीं करते जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन तो प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो इंश्योरेंस वाले हैं। अभी ये जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट नसीहत कार्ड है, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये इंश्योर्ड पेशेंट है, लेकिन इशू ये है कि इसको मॉनिटर करने के लिए होना चाहिए, या इंश्योरेंस कंपनी मॉनिटर करे या वो लोग मॉनिटर करें जिन्होंने इसकी पेशे है। कि अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है कि ऑपरेशन के बगैर आधे पैसे पेशेंट ले लेता है, आधे पेशेंट पैसे अस्पताल ले लेता है और उसको बता देते हैं कि इसका ऑपरेशन हुआ है। ऐसी चीज़ें आएंगी। तो इशू ये है कि फोरम, ये प्राइवेट सेक्टर में पहले वजारत सेहत ने एक स्टेज पे ओम्बड्समैन का तस्वर दिया था कि हेल्थ का ओम्बड्समैन हो। ऑस्ट्रेलिया में भी हेल्थ का ओम्बड्समैन है। इन्होंने हेल्थ के ओम्बड्समैन की बजाय मौजूदा हुकूमत ने मेडिकल ट्रिब्यूनल बना दिया। वो ये है कि सिवाय चंद लोगों को नौकरी मिलेगी और वो कहाँ है, मेडिकल प्रोफेशन का एक बंदा उसमें होगा, लेकिन उसकी कोई सही नहीं होगी। डिपेंडेंट वही है। अभी कोर्ट्स में जिस तरह डॉक्टर जाता है, अगर ये मेडिकल लीगल केसेस में, तो डॉक्टर कोर्ट को असेस करता है। होना ये चाहिए था कि ट्राइब्यूनल में मैक्सिमम लोग मेडिकल के होने चाहिए थे जिनको अंडरस्टैंडिंग हो। हम जब पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल में थे तो हम मेडिकल प्रोफेशन में जज ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नुमाइंदा होता था, वो उसको हेड करता था। बाकी सारे डॉक्टर्स होते थे और वो डॉक्टर प्रोफेशन के हिसाब से जिस तरह की कंप्लेंट है, न्यूरोसर्जरी की कंप्लेंट है तो न्यूरोसर्जन होगा, गायनी की कंप्लेंट है तो गायनोकोलॉजिस्ट होगी, कि वो आके न्यूट्रल एवेन्यू से वो देखते थे, उसको असेस करते थे कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है। ये पुरानी बात हो गई है। हमने सिटिंग सर्विंग प्रोफेसर ऑफ सर्जरी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी थी। बहुत सारे डॉक्टर्स की परमानेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल की थी। ये पीएमडीसी के ज़माने की बात है। अब तो ये है कि लोगों को धमकाने के लिए एक दरख्वास्त दिलवा दी, उधर उसको ब्लैकमेल किया, फिर आखिर में आके कर दिया। ये प्रोफेशन में फेयर लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। और मौजूदा सेटअप में जो लॉ है, आप लॉ जितने सख्त बनाते जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, और नीयत के हिसाब से बेसिकली इंटेंट देखी जाती है कि इसमें इंटेंट क्या है, उसकी स्क्रूटनी की जाए। अभी भी जो डॉक्टर्स एक्स्ट्रा टेस्ट लिख रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉपर फोरम नहीं है, क्योंकि वो अस्पताल को देखना चाहिए। लेकिन अस्पतालों ने तो डॉक्टर ही वही रखेंगे कि जो उनको, क्योंकि ये इनका कमाऊ पुत्र किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसका डायग्नोस्टिक होता है। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक कोर्ट की तरफ से ये भी फैसला दिया गया था कि जो डॉक्टर्स हैं वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें फार्मूला होगा मेडिसिन के नाम के बजाय, जो मेरी नज़र से गुजरा था। लेकिन अभी तक मेरी नज़र से कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं गुजरी। उसके बाद भी कई बार मेरा हॉस्पिटल जाना हुआ और मेरे जानने वालों में बहुत से लोग गए, डॉक्टर हमेशा नाम रिकमेंड करता है, और अपेरेंटली ये होता है कि डॉक्टर्स की मिलीभगत होती है फार्मा कंपनीज़ के साथ कि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, इसलिए डॉक्टर उस कंपनी की कोई मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं जो शायद बेनिफिशियल भी नहीं होती। क्या उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होती है, या जब कोर्ट ने एक डिसीजन दिया क्या उसके ऊपर चेक रखा जाता है? देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोर्ट का डिसीजन नहीं था ये, हमारा जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी नोटिफिकेशन थी। आप डॉक्टर से लेके ये पावर्स मेडिकल स्टोर को देने जा रहे हैं कि डॉक्टर फार्मूला लिखेगा, वो अपनी मर्ज़ी से उसको दवाई दे देगा। पहले तो आप जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस फार्मूले के तहत सारी दवाइयाँ बनवाए, फिर डॉक्टर उसकी वो लिखे कि जी फार्मूले के तहत लिखे कि जी मैंने ट्राइमेथोप्रेम देनी है। लेकिन जब आपने ट्राइमेथोप्रेम के नाम से कोई चीज़ नहीं आ रही होगी तो फिर उसकी मर्ज़ी, वो सेप्ट्रॉन लिखे, वो कोई ट्राइमेक्सोजोल लिखे, वो सेप्ट्रेम लिखे, वो बैक्ट्रेम लिखे, जो उसकी मर्ज़ी है। तो इशू ये है कि ये उस वक़्त चल सकता है जब मार्केट में दवाई हो। अगर आप डॉक्टर को कह रहे हैं कि डॉक्टर फार्मूला लिखे, तो वो मेडिकल स्टोर वाला तो उसके पास तो कंपनी की दवाई आ रही है, वो उसकी मर्ज़ी। रेंज इतनी ज़्यादा है कि आप सुन के हैरान होंगे। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने इसमें रिपोर्ट बनाई है जिसका मैं भी हिस्सा था। तो एक वही दवाई 100 रुपये की है और वही दवाई 600 रुपये की है, एक जैसी। तो इतना फ़र्क है। तो वो डेफिनेटली जो 600 वाला है अगर उसका या 100 रुपये वाला स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है तो उसकी दवाई उतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए।
600 वाले ने मार्केटिंग भी करनी है, डॉक्टर को भी हिस्सा देना है और अपना ख़ुद भी उसमें से इतना माल कमाना है। तो उसकी वजह यही है कि आप फार्मूले वाली दवाई तब बिकेगी जब फार्मेसी में फार्मूला चलेगा। अब आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के डॉक्टर्स फार्मूला लिखें और वो मेडिकल स्टोर पे उसकी मर्ज़ी के फिर वो उसके पास जो दवाई पड़ी है, महंगी पड़ी है या सस्ती पड़ी है, वो दे दें। जब तक मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होगी फार्मूला के तहत दवाई, डॉक्टर्स ना लिख सकते हैं ना लिखेंगे। हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारे हॉस्पिटल्स का इतना अच्छा नहीं होता और रिमोट एरियाज़ में तो और भी बुरा होता है, जो ना सिर्फ इर्द गिर्द के लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है बल्कि वो पूरा एक माहौल जो है उसको भी पोल्यूट कर रहा होता है। उसके लिए क्या कोई निज़ाम मौजूद है? ये बड़े हस्पताल में तो है, लेकिन छोटे हस्पतालों में, जो प्राइवेट हस्पतालों में हैं, ये गवर्नमेंट से ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉनिटर करे कि ये हॉस्पिटल वेस्ट किधर जा रहे, और एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल बना हुआ है उसके लिए, और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो हॉस्पिटल बंद कर सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन उसका मॉनिटर जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। क्या आपकी नज़र से ऐसे केसेस गुजरे कि इस बेस पे कोई हॉस्पिटल बंद हुआ हो कि वो जो वेस्ट मैनेजमेंट है प्रॉपर नहीं है किसी हॉस्पिटल की? डेफिनेटली उनको मतलब है भी वो जाता है नोटिस, और वो ये बहुत सारी क्लिनिकल लैब्स में से जो मटेरियल निकलता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस और कंटेजियस मटेरियल लैब से निकल रहा है, हॉस्पिटल से भी ज़्यादा, और हॉस्पिटल में भी लैब्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो वो प्राइवेट सेक्टर में तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई जॉइंट प्रोजेक्ट निकाला हो। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत यूज़फुल डिस्कशन रही आपके साथ। डॉक्टर सुहेल कलीम हाशमी साहब आज हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत यूज़फुल उन्होंने बातें की। उम्मीद है आप सबने भी बहुत कुछ सीखा होगा। पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड का एक बड़ा नाम था। आइंदा भी किसी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।